नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को लेकर जांच की जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता करके बताया कि कमेटी की फाइल को उपराज्यपाल के पास भेज दिया गया है। उनकी मंजूरी के बाद यह कमेटी इस मामले में जांच करेगी। सिसोदिया ने यह भी कहा है कि अगर ऑक्सीजन की कमी के कोई मृत्यु हुई है तो पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सेकेंड वेव के दौरान इस तरह के कुछ खबरें बीच बीच में सामने आई कि किसी अस्पताल में या शायद कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ्स हुई। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का पूरा क्राइसिस रहा सेकेंड वेव में, और इसके दौरान जब इस तरह की खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की डेथ हुई, तो उसको गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस वार्ता करके बताया कि रेपो रेट में बदलाव नहीं किया गया है और इसे 4% पर बरकरार रखा गया है। इसमें होम सहित दूसरे लोन की ईएमआई घटने की उम्मीद खत्म हो गई है। रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बनाए रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति का रुख लचीला बनाए रखेगा। घरेलू बाजार में शुक्रवार यानी कि 4 जून के तेल के दाम जारी कर दिए गए हैं। 2 दिन के बाद आज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों में पेट्रोल में 27 प्रति लीटर और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये प्रति लीटर हो गई है, तो वहीं डीजल 85.66 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अभी 94 रुपये 80 पैसे हो गया है आज, और ये आम आदमी में बहुत बोझ है, क्योंकि आज आम आदमी वैसे ही परेशान है कि उसकी जो सैलरी है लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ बढ़ी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों की नौकरी चली गई है और बिजनेसमैन भी ठप पड़े हैं, बिजनेस भी सारे ठप हैं। अभी लॉकडाउन से अभी बंद पड़ा है, तो उद्योग धंधे बंद है। तो ऐसे में पेट्रोल का जो दाम है आम आदमी पे बहुत असर कर रहा है। उसकी दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर नहीं पा रहा है अपनी, और काफ़ी हिस्सा उसका आने जाने में निकल जाता है। और दिल्ली में तो वैसे ही काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आते हैं, और लगभग 1/3 सैलरी का खर्चा उनका पेट्रोल पे चला जाता है। जम्मू कश्मीर में राजौरी के दूर दराज के गांव बहरोट के 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 12 वर्षीय के छात्र ने कोरोना योद्धाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेन बनाया है, जो कि डॉक्टर के जरिए काफी फायदेमंद साबित होगा। पेन बनाने वाले छात्र अबू अब्बास ने बताया कि ऑनलाइन कक्षाओं में यह पेन काफी फायदेमंद है। यह किसी भी मोबाइल फोन पर चल सकता है। मैंने इसे खासकर डॉक्टर्स के लिए बनाया है, क्योंकि वे हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, जिससे टच स्क्रीन फोन नहीं चला पाते हैं। मेरा संदेश है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते। वही छात्र ने बताया कि मैंने कॉपर की तार और कॉटन का इस्तेमाल करके इसे बनाया है। ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, तो इसमें ये पेन बहुत मुझे फ़ायदेमंद है काम करने में। तो हमारे सर हमें ऑनलाइन वीडियो लेक्चर पढ़ाते हैं, तो हम उनको होमवर्क करके भेजते सेंड करते हैं यहाँ से, तो फिर वो और लेक्चर्स भेजते हैं, हम वही होमवर्क करके भेजते हैं। दरअसल ये पेन मैंने इसीलिए बनाया, ये पेन मैंने खासकर डॉक्टर के लिए बनाया है। जो डॉक्टर कोविड-19 जो है, जिनको कोविड-19 वॉरियर्स भी कहा जाता है, तो उन डॉक्टर के लिए मैंने बनाया, क्योंकि वो हाथों में ग्लव्स पहनते थे, तो उनके पास स्मार्टफोन होते थे, उससे कोई कनेक्शन जो है टच स्क्रीन का नहीं होता था। तो फिर मैंने ये स्टाइलिश पेन बना के दिया।
राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे कोविड के मामलों में कमी आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अनलॉक प्रक्रिया के पहले चरण में सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनियों और उद्योगों को खोलने की इजाजत दी गई है और ऐसे में एक बार फिर से प्रवासी श्रमिक दिल्ली वापस लौटने लगे हैं। लॉकडाउन के कारण अपने गृह नगर गए प्रवासी श्रमिक अब काम के लिए शहर लौट रहे हैं। इस दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि वे लॉकडाउन की शुरुआत में अपने घर को चले गए थे, लेकिन अब वे अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के साथ वापस लौट रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों ने कहा कि कोविड के चलते हालात बहुत खराब हैं। करीब 1 साल से काम नहीं है और अब बिना काम के गुजारा करना पड़ रहा है और मुश्किल भी हो गया है। मजदूरों का उम्मीद है कि जल्द ही बाजार और सभी कंपनियां खुल जाएंगी और उनकी जिंदगी पटरी पर वापस लौटेगी। इसकी वजह से चले गए थे। हाँ, अब दिल्ली वापस आए हैं तो क्यों, स्थिति नॉर्मल हो गई इसलिए? हाँ, इसीलिए आए। हाँ। केसेस देखते हैं रोज डाउन हो रहे हैं, क्या लगता है ये काम मिलेगा यहाँ पे वापस आके? धीरे धीरे दिल्ली खुल रही है। हाँ, तो जहाँ पे पहले काम कर रहे थे वहीं पे काम करेंगे जाके। हाँ। तो मालिक की तरफ से कॉल आया आपको? हाँ, मालिक तरफ से कॉल आया था। कि अब नॉर्मल हो गया वापस? हाँ। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए टेंडर किया जा रहा था और केवल एक कंपनी ने अप्लाई किया है, लेकिन नियमों में दबाव देकर टेंडर जारी कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ कोविड की तीसरी वेव को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तैयारी कर रखी है। अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि WHO के अनुसार के जो नियम है, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और कई तरह के बदलाव भी किए जाएंगे। आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का हमने फैसला किया। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक कितनी पॉपुलेशन पे कितने बेड्स का अस्पताल होना चाहिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितनी नर्सेज होनी चाहिए, कितना पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, वो प्रोवाइड करने का फैसला किया। हर बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड होना चाहिए और यह वो हमारी टेक्निकल कमेटी तय करेगी कि कितने % बेड ICU होनी चाहिए। राजस्थान में सभी लोगों को कोविड-19 से बचाव का टीका निःशुल्क लगाए जाने की मांग को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद भाजपा जमकर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने न्यूज इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह जग जाहिर हो गया है कि राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी हुई है और वैक्सीन कचरे के ढेर और जमीन के अंदर गड़ी हुई मिली है। वैक्सीनेशन को लेकर जारी सियासत थमना तो दूर, लेकिन नित नए दिन नए परवान पर चढ़ती जा रही है। आज राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग कर रही है कि ग्लोबली फ्री वैक्सीनेशन की जाए। खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब। जानेंगे सर, किस प्रकार से देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन लिखकर ये कह रही है कि फ्री वैक्सीनेशन की जानी चाहिए? तो मैं सोचता हूँ कि सरकार को यहाँ तक जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि वास्तव में सभी राज्यों की यही इच्छा थी तो जिस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी मीटिंग हुई, तब आपने उस समय कई राज्यों ने इस बात को उठाया था कि हमको भी कुछ अधिकार प्राप्त होना चाहिए, स्वायत्ता होनी चाहिए। और उस मीटिंग के आधार पर यह तय हुआ था कि 18 से लेकर 44 साल के बच्चों को वैक्सीन राज्य सरकारें अपने लेवल पे लगाएगी और 45 से ऊपर वाली वैक्सीन जो है वो केंद्र सरकार लगाएगी। अगर जो मांग आज आप कर रहे हो, ये मांग उसी समय अगर आप कर लेते तो शायद 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चालू हुआ उसको ध्यान में रख कर के ही इसकी बारे में निर्णय होता। पहले तो आपने स्वायत्ता मांगी, अब जब आप ग्लोबल टेंडर में असफल हो गए
अपने 18 से 44 साल के बच्चों को लगाना आपके लिए गले की घंटी बन गई। तो आप निश्चित रूप से अब केंद्र को इस बात के लिए कि फ्री वैक्सीन दें, मैं सोचता हूँ ये आपके गलत निर्णय के कारण आज इस स्टेज पर पहुँचे। केंद्र सरकार ने जो 45 से लेकर के ऊपर के लोगों के वैक्सीन का कहा है, हिंदुस्तान में 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन कर दिया और आपको भी 1,70,00,000 लोगों को राजस्थान वैक्सीन कर दिया। और आप पीठ थपथपा रहे हो कि हम नंबर 1 हैं। किसके द्वारा? केंद्र ने जो फ्री भेजा उसमें तो आप नंबर 1, और आपके लेवल पर जहाँ करना था वहाँ फिसड्डी नंबर 1, 18 से लेकर किसके बीच में। अब आप जा रहे हो ज्ञापन देने के लिए। ये ज्ञापन आपको देना ही नहीं पड़ता, उसी समय उस मीटिंग में तय कर लेते तो शायद हो सकता था केंद्र सरकार इस पर कुछ निर्णय करती। आपने अधिकार मांगा, ग्लोबल टेंडर करेंगे, ये करो ना, कौन ना कर रहा है। कटारिया जी, लेकिन राज्य सरकार तो लगातार कह रही है कि वैक्सीन देने में भी भेदभाव हो रहा है, केंद्र सरकार कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन ही मुहैया नहीं करवा रही है। मेरे हिसाब से ये बातें बोलना इनके लिए बहुत आसान है। रिकॉर्ड के आधार पर ये साबित करें कि जहां जिस प्रकार का वैक्सीन मांगा है उतना वैक्सीन दिया है। आपने कब कब अपनी डिमांड कितनी क्रिएट की? ये क्रिएट कौन सी है? ये 45 से ऊपर वालों के लिए है। 18 से 44 की मांगने का आपका अधिकार नहीं है, वो तो आपको अपने लेवल पर व्यवस्था करनी है। और उसके अगेंस्ट में 3,000 करोड़ रुपए की जो वैक्सीन मंगानी थी, आपको 7 करोड़ उसकी डोज चाहिए थी, उसमें से आपने अभी तक पैसा 50 करोड़ ही तो जमा कराया। अब 3,000 करोड़ में से 50 करोड़ जमा कराएं, इसका मतलब आपने कितना % पैसा जमा कराया है ना। मैं सोचता हूं जो आप 1% पैसा भी जमा नहीं करा सकते तो आपको वैक्सीन भी उसी तादाद में मिलेगी ना। आप पैसा जमा कराओ, पर आप तो ग्लोबल टेंडर कर रहे हो, तो ग्लोबल टेंडर में आपके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर रहे, तो इसका दुर्भाग्य आपका है या केंद्र सरकार का है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि जब राजस्थान में वैक्सीन कचरे के ढेर में मिलती है, नीचे गड़ी हुई मिलती है, उसके बीच में इस प्रकार का प्रदर्शन होना, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देना, क्या उस पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ है? देखो, क्या बात आपने सही पकड़ी, क्योंकि ये सरकार इतनी दबाव में आ गई कि इन्होंने जानबूझ करके जो वैक्सीनेशन आया था उसको भी कई जगह कुछ शरारती तत्व थे या जिनकी मेंटलिटी ये थी कि इस वैक्सीन का किसी तरह से जनता के बीच में एक तरह से अविश्वास पैदा किया जाए और नहीं लगाया जाए, इसीलिए तो आपने डाली है। अब वो पूरी की पूरी अगर मिल गई है और उसका जो आपका नंबर है वो भी बैच नंबर और सब चीज़ें मिल गई, तो आखिर ये डिस्ट्रॉय करी किसने? आप इसके कारण से एक कोने में आ गए, आप गिर गए कि आपने इस प्रकार का वैक्सीनेशन का दुरुपयोग किया और आपने जो पूरी डोज लगानी उसको आधी अधूरी लगा करके फेंक दी सड़क पर। और यहाँ तक कि भास्कर ने तो ज़मीन में खोद करके भी निकाली है, तो उसके कारण से आपकी प्रतिष्ठा जो गिरी है, उस प्रतिष्ठा को जमाने के लिए आपने एक नाटक, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए, अरे ज्ञापन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उस मीटिंग में ही तय कर लेते कि 18 से लेकर के 44 तक नहीं, 18 से लेकर के सारी उम्र के बच्चों को हिंदुस्तान की केंद्र की सरकारी वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। तो मैं सोचता हूँ सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री और सब स्वास्थ्य मंत्रियों के सामने अगर निर्णय हो जाता तो आज आपको यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन उपलब्ध राज्य सरकार को 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को करवानी थी, उसमें कहीं ना कहीं नाकाम हुई है। और आज जिस प्रकार से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर केवल मात्र इतिश्री करने का काम राज्य सरकार कर रही है, वो केवल और केवल ढोंग है। के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। एक कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ऐसा ही मामला जयपुर में देखने को मिला है, जहां कालवाड़ थाना इलाके में अपनी करतूत छिपाने के लिए एक मां ने अपनी नवजात को जिंदा ही झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग निकली, लेकिन बच्ची का जीवन बाकी था। बच्ची को एक समाज सेवी ने पुलिस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां उससे उपचार किया जा रहा है। वहीं बच्ची की सेहत और सुधार करने के लिए उसे जेके लोन अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ अन्य प्रतिष्ठित जन भी वहां पहुंचे और बच्ची को गोद लेने की इच्छा जाहिर की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
भरतपुर में मिनी अनलॉक के तहत बाजार खुलने के आखिरी दिन व्यापारियों ने जिला प्रशासन के ऑड इवन फॉर्मूले के विरोध में दुकानें बंद कर रखी हैं। सरकार के मॉडिफाई अनलॉक का इस सप्ताह व्यापारियों को लाभ नहीं मिल सका और ऐसे में प्रशासन ने भी व्यापारियों से समझाइश की पहल नहीं की। अब 8 जून के बाद ही सरकार की आने वाली नई गाइडलाइंस के बाद ही स्पष्ट होगा कि आगे बाजार की स्थिति क्या रहेगी। दरअसल जिला प्रशासन ने व्यापारियों को ऑड इवन फॉर्मूले के बाजार खोलने के निर्देश दिए, जिसके बाद व्यापारी नाखुश नजर आए हैं। पूरी तरीके से बंद है, लेकिन आज फर्क यह है कि केवल जो रात को परचून संघ द्वारा व्यापार संघ को बंद के लिए समर्थन दिया गया था, लेकिन रात को परचून संघ में ही थोड़ा सा आपस में मतभेद हो गए और उसकी वजह से व्यापार संघ उसका खंडन नहीं कर पाया। लेकिन आज परचून संघ के अलावा बाकी सभी ट्रेडों की दुकानें बंद है। रात को 11 बजे परचूनिया संघ के समर्थन का ड्रॉप मांग लिया और हाथ जोड़ के विनती कर दी कि साहब हम अपने संगठन में बंद नहीं करा पाएंगे, इसलिए परचूनिया संघ आज भी खुला हुआ है। जो ट्रेड नहीं खुले हुए थे वो ट्रेड आज भी बंद है और चारों तरफ बंद है। किसी तरह की कोई भी कोताही नहीं है। व्यापार महासंघ जो डिवाइजेशन रूल के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें सफल होता भी दिख रहा है। भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र के गांव चानिया कला में ओएलएक्स की ठगी के चलते हुए विवाद को लेकर युवक की हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम करके परिजनों को शव सौंप दिया है। मृतक के चचेरे भाई ने पहाड़ी क्षेत्र में थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को चानिया कला निवासी हारिस की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। नहीं, ये कहाँ बताया इसको? कोसी का? ये कोसी कला तेरा नाम क्या है? ओम प्रकाश। अच्छा, और आपका नाम क्या है? मेरा वैसे तो पेपर में नाम डालचंद है, डालचंद। अंकल ही जानते डालचंद नाम से नहीं। ऐसे आपके साथ में ये कोई जानते हैं इनको आप, या कोई काम करते हैं आप साथ में? क्या है? नहीं, मैं कहाँ के जो काम कर रहे मैं तो यहाँ पे आया हुआ था एक उसके लिए कुछ डील हुई थी, कुछ देने वाले थे। अच्छा, डील करने के लिए आए आप? तो देने वाले थे जी। तो अब भाई उन्होंने हाथापाई लूटपाट थोड़ी और बंदूक निकाल दी। मैं घबरा गया पूरा। एक गुड़गांव से ही है। क्या नाम उसका? मनीष नाम है। मनीष। हाँ, बोल रहे थे पेमेंट मिलेगी आपको। कितना पैसा मिलते थे आपको पेमेंट की डील के? 1000 रुपये। 1000 रुपये की डील थी आपकी। तो फिर आपने ये चाकू उसका मर्डर क्यों किया इसका? भाई इसमें मैं घबरा गया था, हाथापाई में उनको लग गया और एक भाई को ज्यादा लग गया था। क्या चाकू लगे थे उसके? एक पेट पे लगा था, उसका मुझे याद अच्छे से। अच्छा, बाकी दूसरे का हाथ भी कटाई थी ना उसकी उसी टाइम? हाँ। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली 12 जुलाई के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने अंता में कोविड टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया और एनटीपीसी गेस्ट हाउस में अधिकारियों से वार्ता भी की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री जूली ने कहा कि कोविड ने पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। दूसरी लहर के चलते कई लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे में तीसरी लहर से बचाव को लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ने पूरे विश्व को ही परेशान कर रखा है और पिछले लगभग 1.5 वर्ष होने को है। सभी सरकारें पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार बीच बीच में बढ़ रहा है। दूसरी लहर बड़ी खतरनाक आई, जिसका खामियाजा बहुत से लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। उस लहर से हम किस प्रकार से बचाव करें, किस प्रकार की हम तैयारी रखें, उन सभी चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में आयोजित एक बाल विवाह को चाइल्ड लाइन टीम ने अथक प्रयास करते हुए रुकवा दिया। दरअसल चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर पर एक कॉलर की ओर से एक 12 वर्षीय बालिका के बाल विवाह कराने की सूचना दी गई, जिस पर चाइल्ड लाइन टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह रुकवाया। फिलहाल चाइल्ड लाइन टीम बालिका के बारे में जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। नाबालिग की शादी कर रहे हो? कौन कर रहे हैं? जबरदस्ती उनके साथ वाले। नहीं, मतलब सिस्टर की शादी हो रही है ना, उनके वो घर वाले
जबरदस्ती शादी कर रहे हैं लड़के वाले। अच्छा, दोनों ही? हाँ, लड़की वाले भी लड़के वाले? लड़की वाले नहीं कर रहे हैं। अच्छा। लड़के वाले कर रहे हैं, लड़की वाले नहीं कर रहे। अच्छा, जबरदस्ती लिया है उनको। जोधपुर के बासनी में थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं बासनी थाना अधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि 22 मई को सरस्वती नगर इलाके में घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया था। पूरी घटना को अंजाम देने वाला उसके पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जोधपुर के बासनी थाना पुलिस ने बासनी मंडी रोड से कुछ महीने पहले हुए युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके 2 अन्य सहयोगियों की तलाश लगातार जारी है। बासनी थाना अधिकारी पाना चौधरी ने बताया कि 20 फरवरी को बासनी मंडी रोड पर परिवादी सोहन राम को बोलेरो में उठाकर ले जाने और मारपीट का मामला सामने आया था। शुरुआती जांच में आपसी रंजिश के चलते अपहरण और मारपीट की बात सामने आई है, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कोविड काल में लोग सेहत को लेकर सचेत हो रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने और औषधीय पौधों के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार भी ध्यान दे रही है और ऐसे में सरकार की ओर से औषधि योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए वन विभाग की पौधशालाओं में 4 प्रकार के औषधीय पौधे तैयार करने का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जुलाई में वन महोत्सव के तहत इनका वितरण किया जाना संभावित है। बहरोड रेंजर पंकज ने बताया कि बहरोड नर्सरी में 4 प्रकार के औषधीय पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरी में 1,25,118 पौधे तैयार हो रहे हैं। जो बहरोड ब्लॉक है उसके प्रत्येक घर को 8 पौधे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री दिए जाएंगे, जिसमें अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय और तुलसी। इनसे क्या फ़ायदा रहेगा पब्लिक को? इसमें ये औषधीय पौधे हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते कई वार्डों में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। इसी को लेकर वार्ड नंबर 10 की पार्षद बादामी देवी सहित वार्डवासी पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे, जहां पर उन्होंने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है और इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। मेरे 10 वार्ड में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सारो वार्ड रोने लग रही है, सर न पानी मिल रही है। 10 वार्ड में पानी को नहीं मिल रही। 8-10 बार आ गया, सुनाई को नहीं हो रही मेरी। तो आज आप धरना लगा रहे हो फिर माता जी? हाँ, धरना लगा रहे हैं तो सुनाई को नहीं करे। भीलवाड़ा में पुर थाना पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इसको लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। आपको बता दें कि चोरों के कब्जे से 26 मोटरसाइकिल, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। इन वाहन चोरों के साथ ही एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। यह वाहन चोर गिरोह अपनी नशे की लत और शौक मौज पूरा करने के लिए चोरियां किया करते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें भी और भी चोरों के खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।